भगवान धन्वंतरी की माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ हम लोग करते हैं। मैं आज के पंडित गंगा सहाय पांडे मेमोरियल लेक्चर सीरीज और ऑल इंडिया यूजी आयुर्वेद स्टूडेंट ऐसे कंपटीशन में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर बलदेव कुमार धीमान जी, जो वाइस चांसलर हैं श्री कृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरियाणा के, और उनका स्वागत करता हूं। और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो डायरेक्टर हैं NCISM में, उनका भी आज के इस आयोजन में स्वागत है। साथ ही आज हमारे बीच में जितने भी हैं, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर वाई मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर सत्येंद्र मिश्रा जी हैं, और प्रोफेसर महेश व्यास जी भी ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि वो हमारे बीच में आज आए हैं। इस सारे कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण धुरी हमारे प्रोफेसर कमलेश कुमार द्विवेदी जी अभी रास्ते में हैं। उनको यथासंभव आना था, लेकिन वो रास्ते से ही जुड़े हैं, तो ये प्रोग्राम के किसी न किसी खंड में आकर वो शायद हम लोगों को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आज के जो विजेता हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूं इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हमारा 2 भाग में है। पहले भाग में हम लोग आशीर्वचन के रूप में राकेश जी का पाथेय प्राप्त करेंगे, और दूसरे भाग में जो हमारे विजेता हैं उनकी घोषणा डॉक्टर प्रियदर्शनी जी के द्वारा की जाएगी। और इस कार्यक्रम में जिनका महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से हम लोगों को मिलता रहा है, ऐसे डॉक्टर गंगा साहेब पांडे के परिवार से आदरणीय अक्षय पांडे जी हमारे बीच में हैं, और काशी प्रांत के विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर विजय कुमार राय जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के इस वेबिनार का और आज के इस कार्यक्रम का एक प्रारूप, हाँ कमलेश जी जुड़े हुए हैं और सबका अभिवादन और वो प्रेषित कर रहे हैं, तो मैं विजय राय जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय में और हमारे जो ये ऐसे कंपटीशन है इसके विषय में हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। डॉक्टर विजय राय जो उत्तर प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद महासचिव हैं। धन्यवाद सर। क्या हम लोग धन्वंतरी वंदना प्ले कर सकते हैं क्या सर? हाँ, धन्वंतरी वंदना प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो हाँ मैं कर देता हूँ। करना पड़ेगा जी। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विधौषधीनाम् धन्वन्तरी नमानार्थं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदो प्रवक्तारं वन्दे पीयूषदायकम् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति शांति शांति। ये धन्वंतरी हमारे पीजी स्कॉलर डॉक्टर निकिता शर्मा जी के द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से
प्रस्तुति दीप प्रज्वलन हमारे चिव आदरणीय अश्विनी कुमार जी के द्वारा संचालित किया गया। हमारे बीच भी जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिवादन है। और रूपरेखा के विषय में जी सर, सभी को नमस्कार। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सभी काशी में 13वें डॉक्टर गंगा सहाय पांडे मेमोरियल लेक्चर, जो ऑल इंडिया यूजी आयुर्वेद स्टूडेंट एस्से कॉम्पिटिशन होता है पंडित गंगा सहाय पांडे जी की स्मृति में, ऐसे 13वें व्याख्यान के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परिषद आयुर्वेद के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, आप सभी अवगत हैं। और बहुत ही अल्प अवधि में परिषद से आयुर्वेद से जुड़े हुए सभी लोगों का, जो भी आयुर्वेद के प्रति अनुराग रखते हैं, उनकी क्षमता, उनकी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए आयुर्वेद की पुनर्स्थापना के लिए, पुनर्प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में विशेष रूप से हम छात्रों को लक्ष्य में रखते हैं, और क्योंकि भविष्य में आयुर्वेद के ध्वज का वहन छात्रों को करना होता है, अतः छात्रों के लिए परिषद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता है, जिनसे छात्रों का कौशल विकास हो, आयुर्वेद के प्रति उनका अनुराग बढ़े, उनमें दक्षता हो, और परिषद से जुड़ के वो आयुर्वेद की श्री स्थापना में अपना सहयोग कर पाए। इनमें से एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपना डॉक्टर गंगा सहाय पांडे मेमोरियल लेक्चर का होता है। कोरोना के कारण, कोविड पीरियड के कारण ये पिछले 2 वर्ष से ऑनलाइन कर रहे हैं। यह काशी में दीपावली के पूर्व धन्वंतरि दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी करते थे, और बहुत ही वैभवशाली तरीके से इसको करते थे। जो विजयी प्रतिभागी थे वो आते थे, और आने जाने का उनका व्यय, उनको स्वर्ण रजत और ताम्र जो पुरस्कार है, कांस्य पुरस्कार, वो देते थे, और एक बहुत गौरवशाली तरीके से उनका अभिनंदन करके उनका उत्साहवर्धन करते थे। छात्रों के लिए विभिन्न संस्थानों में हम स्टडी सर्कल संचालित कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न विषयों पे सप्ताह में एक दिन अपना उद्बोधन होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति का। हम एक पब्लिकेशन का, एक जर्नल का पब्लिकेशन करते हैं, जो विश्व परिषद पत्रिका के नाम से आती है। छात्रों के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप निरंतर करते रहते हैं, और साथ साथ अपने जो अध्यापक वर्ग हैं उनका भी रिसर्च के प्रति ओरिएंटेशन बना रहे, इसलिए उनके लिए भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। और अपने जो रेगुलर इवेंट हैं, जो अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, वो भी छात्रों को सम्मिलित करके हम लोग करते हैं। मुख्य जो कार्यक्रम है अभी संपादित हुआ लक्ष्य, जो बच्चे पीजी प्रिपरेशन करते हैं, तो नीट से पहले उनको एक अपना कार्यक्रम होता है लक्ष्य, एक मॉक ड्रिल टेस्ट होता है उनका, और बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लेते हैं, और देश भर में एक साथ ये कार्यक्रम होता है। अपना विद्यार्थी प्रकोष्ठ इसको संचालित करता है, और यह बताने में बहुत गर्व हमें होता है कि जो बच्चे लक्ष्य में सफल होते हैं, अधिकांश वो बच्चे नीट को कॉम्पीट करते हैं। इसी तरीके से नेशनल एस्से कॉम्पिटिशन डॉक्टर गंगा सहाय पांडे मेमोरियल के अलावा, वाराणसी के अलावा, हम लोग वैद्य रमाकांत पाठक मेमोरियल ऑल इंडिया एस्से कॉम्पिटिशन पटना में करते हैं। प्रत्येक वर्ष होता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार में हम लोग 10,000 रुपए कैश बच्चों को देते हैं, गोल्ड मेडल देते हैं, और सेकंड में हम लोग 7500 रुपए कैश प्राइज देते हैं और सिल्वर मेडल देते हैं। इसी तरीके से जो तृतीय प्रतिभागी होते हैं उनको 5000 और ब्रॉन्ज मेडल देते हैं। इसी तरीके से भाई उद्धव दास मेहता ऑल इंडिया आयुर्वेदा पीजी स्टूडेंट कॉम्पिटिशन, हम लोग ऐसे कॉम्पिटिशन रखते हैं, जो भोपाल में प्रतिवर्ष संपादित होता है। इसमें भी इसी तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय 2100, 1100 और 7000 रुपए का, 11,000 और 7000 रुपए का कैश प्राइज, और प्रथम, द्वितीय गोल्ड, सिल्वर और हम लोग ब्रॉन्ज मेडल देते हैं। इसी तरीके से बेस्ट थेसिस के लिए भी अवार्ड हम लोगों ने शुरू किया है, बेस्ट टीचर अवार्ड। इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग बच्चों को ध्यान में रख के, छात्रों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। इसके अलावा
परिषद विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षकों के क्षेत्रों में, चिकित्सकों के क्षेत्र में कौशलम नाम से एक कार्यक्रम करता है, जिसको आप एक तरीके का CME समझिए, और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य होता है। इस तरीके से बहुत सारा कार्यक्रम परिषद कर रहा है, और हम चाहते हैं कि आज जो भी ऐसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो परिषद को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे कार्यक्रमों में जुड़े। और संक्षेप में आज के विषय वस्तु के बारे में अंत में आज इस कार्यक्रम की जो आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं अपनी मैडम, वो विशेष बताएंगी। बस इतना बता दूं कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसे कंपटीशन होता है। इसका एवेल्युएशन भी कई टायर पे होता है, और इसमें कोडिंग होती है, पूरी एकदम पारदर्शिता होती है, और देश भर से ऐसे आते हैं इसमें, और काफी अथक परिश्रम करके हमारी टीम इसको इस कार्य का कुशल संपादन करती है। तो संक्षेप में आज आप सभी के समक्ष आज का विषय वस्तु मैंने रखा है। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद विजय राय जी। आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में डॉक्टर गंगा साहेब पांडे जी के परिवार से मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय पांडे जी को, कि वो आज के इस विशेष कार्यक्रम जो विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा पिछले 13 वर्षों से संचालित होता रहा है, और आदरणीय गंगा साहेब जी के विषय में 2 शब्द हम सब लोगों के बीच में रखें। अक्षय पांडे जी। अक्षय पांडे जी। हाय, मेरा पहले आदर बड़ों का प्रणाम, और मेरे टीचर्स को सबको प्रणाम, और मेरे जो साथीगण हैं जिन्होंने ऐसे कंपटीशन को आगे किया है, मतलब इसमें अपना भाग लेके इसका सम्मान बढ़ाया है। इस बार सबसे ज़्यादा आए, इस बार हमारे इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा आए, और उन सब के लिए मैं सबको शुक्रिया हूँ। और इस ये जो कार्यक्रम है ऐसे मेमोरियल कॉम्पिटिशन गंगा साहेब पांडे, इस चीज को मतलब हम आगे लेते जा रहे हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में इस समय कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है। सो ही वाज गंगा साहेब पांडे वाज रिफर्ड एज गंगू, और कार्तिक कृष्ण पक्ष को वो द्वादशी को पैदा हुए थे, और एक बहुत दूर मतलब यहाँ से उन्नाव जिले में बेटा भवानी में, ये एक पुराना उस समय गांव था वहाँ पे, वहां से ये आए यहाँ पे, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया। He came with just nothing. He came with his elderly uncle, and who was a First World War regiment retired soldier, and he came for आप सब जानते हैं जैसे यहाँ पे काशी में हम लोग मोक्ष के लिए आते थे, तो उनको मोक्ष दिलाने के लिए वो आए थे, उसी इच्छा से कि यहाँ पे एक सादा जीवन कटेगा। पर एक होता है भाग में कुछ और लिखा होता है कि आप एक अपना भाग्य लेके आते हैं। He started studying, और फिर उनको सपोर्ट भी मिलता गया। It's a very struggle, उनका शुरुआती जीवन बहुत स्ट्रगल में रहा। किसी तरह वो अपना पढ़ाई करते थे, और अपना जीवन के लिए जो भी कुछ चाहिए था उसको मतलब नेसेसिटी पूरा करने के लिए भी उनको काफी काम करना पड़ता था। लड्डू बेचे, चने बेचे, तब जाके उन्होंने अपना पढ़ाई का वो सोर्स इकट्ठा कर पाए। और बट इन सब मिजरी के बाद भी उनके पास बहुत एनर्जी थी। वो ही वाज वेरी वेरी स्ट्रांग इन हिज प्रोफाइल,
वो अपने लक्ष्य काफी स्ट्रांग रखते थे। उन्होंने अपना व्याकरण जो है मध्यम 1942 में कर लिया था, और साहित्य शास्त्र 1944 में, काव्य तीर्थ 1944 में, आद्याचार्य उन्होंने 1945 में ग्रेजुएशन करके पूरा कर लिया था, ट्रेडिशन आगे बढ़ा रहे थे। He was throughout gold medalist, was first second all the time. फिर उन्होंने मतलब ऊंचा उड़ना चालू किया उसी से। उनकी जीवन में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे वो जीते थे। लाइक वो अपना जीवन सादा, वो जो पुराने ख्याल के लोग थे, जैसे कि सादा जीवन उच्च विचार, और बूढ़े गरीबों की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना वो किया था। थ्रूआउट मतलब अपने पूरा जीवन उन्हें धोती कुर्ता और गांधी टोपी पे बिताई। खड़ाऊ होती थी पहले, तो खड़ाऊ पे वो अपना जीवन बिताया उन्होंने। जब उन्होंने अपना बेचू में अपना कैरियर पास किया, तो ही वाज offered a teaching job from the graduation itself. He was very popular and loved teacher in their faculty, and it was headed by Radhakrishnan, who was the vice chancellor there. He was loved by him also. अपना परिवार को चलाने के लिए वो उन्होंने पहले शिवपुर में जगह क्लिनिक खोली थी, जो करीब 12 किलोमीटर दूर था यहाँ से। पैदल अपना रिक्शा ट्रॉली करके जाते थे, वहां कुछ करते, दवाई को बेचते थे, उपचार करते थे लोगों का, और फिर आते थे वापस, फिर लेक्चर देते थे। फिर रात को शाम को लेक्चर देने के बाद आते थे तो दवाई कूट के तैयार करते थे, कल कोई आएगा तो क्या देना है। शिवपुर से जब जाते तो अपनी ट्रॉली में लाद के पूरा सामान, रात को ही जाते थे, रात में पूरा रात के आ जाते थे, और फिर सुबह भोर में पहुंच जाते थे। उनकी डायग्नोस्टिक सिस्टम तो इतना अच्छा था कि इट वाज रिफर्ड एज अ रेफरेंस। और आज की तो बुक अपने आप, भार प्रकाश निकंटू काय चिकित्सा, वो तो है ही, रेफरेंस बुक में ही है अपने आप, बेचू में भी। A very great writer, Shiv Prasad Singh, wrote about him and uses phrases like गर्दिश के फूल, मानवता की सुगंध. He was offered a scholarship for going abroad for further studies, and Marwari industries of that time offered him to move to Mumbai and set up his medical clinic. But his devotion was for Kashi, his old father, uncle, so he didn't move out. And he also have a deep literary inclination, writing regularly for contemporary famous magazines like journal like Madhumari, Vishal Bharat, Vikram, Saraswati, Weekly Aaj. He remained close to and intimate to great literatures like Pandit Surya Kant Tripathi Nirala ji. He also belonged to neighborly village Gharakola in Unnao. Pandit Nandulare Vajpayee, Pandit Vishwanath Prasad Mishra, Babu Jayashankar Prasad, Babu Sarpunanand ji, Pandit Ramchandra Shukla. He was also offered the Sahitya Academy Award and Mangal Parishad Paritoshik for his literary work in medicine. He wrote and edited many other books on Ayurveda like Charak Samhita, Gandhigar, Bharprakash Nikantu, Ayurveda Pradeep. He further pursued writing in classical medical book in Hindi language on the subject of emergency medicines, but did not complete it due to his demise.
the main reason he started his practice because there was a ban in BHU for private practices, and he couldn't do injustice. So instead of doing an ordinary pursuing his teaching job, he went to more as an more immense job for poor. He also remained honorary leader in the Institute of Ayurveda till 1962. His practice became immensely successful. He was on regular visit to Calcutta, Mumbai, Delhi for permanent injustice and the patients suffering from acute disease and disorders. To do justice to his integrity and faculty of Veda, he resigned the honorary post. He was very, very amazing, very profound, and his diagnostic techniques were amazing. Healing abilities in both disciplines, modern medicine and Ayurveda, that a team of doctors from WHO visited his IMS BHU and examine him and investigate his methodology, diagnostics, and ability to understand the patient suffering from chronic ailments. They came for 3-day visit and seeing the wide range of chronic abilities that he successfully treated and termed as an institution in himself. Well, he was referred very, very profoundly. He seldomly referred patients to any other diagnosis centers. He usually relied on his own differential diagnosis techniques and detailed observation, which always help in patient in bringing relief at low cost. Immense popularity within his patient and society in large could not bring any change to his simple living. Although he is founder and another bearer of many social service organizations and education institutes, he was not interested in socialization for recreational purposes. He enjoyed peaceful atmosphere, reading medical journals to acquaint himself with the latest research that time, and he brought in followed by books of literature, popular novels that he enjoyed to read and relax. He loved donating and secretly donate a major portion of his income in various charitable institutes and organizations engaged in the field of medicine and education. He was always eager to help needy and sadhus and mahatmas. Taposhri Devar Baba referred him as saying, Ganga Sahib, Meri Atma hai. He was Karma Yogi himself. In spite of his prolonged diabetes and allied health, he worked to serve his patient this last hour till his death. He died just 1 hour before his last OPD. Just last 1 hour before he went to OPD and he died. That's what I can say more. So, thank you for very perspective. साहब के विषय में छूते नहीं हैं. How his time इसकी डिग्री उन दिन थी. आवाज गड़बड़ हो रही डॉक्टर साहब आपकी. हाँ सर की आवाज आवाज थोड़ी कट रही. हेलो. हाँ आ रही है सर. अब आई है. अब आए अब जी जी. तो मैं बता रहा था कि गंगा साहिब जी ने 1945 में डिग्री प्राप्त की थी. कि वो की नंबर भी हैं. तो आगे ऑडियो आपका गड़बड़ हो रहा है डॉक्टर साहब. ऑडियो में दिक्कत आ रही है.
एक बार बोले सर। हाँ, अब आई होगी आवाज। हाँ आ रही है। हाँ, तो हमारे दोनों आज के स्पीकर्स हमें ज्वाइन कर लिए हैं। आदरणीय प्रोफेसर बलदेव कुमार धीमान जी भी हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर मनदीप जी उत्तर प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद के विद्यार्थी प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय राकेश शर्मा जी का एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों के सामने रखें। मनदीप जायसवाल जी। धन्यवाद सर, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा सर, वैसे तो वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, 22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 36 साल का लगभग उनका प्रोफेशनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे पदों पे भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। पंजाब सरकार में वो डायरेक्टर के पद पे लगभग मोर देन 12 ईयर उन्होंने इस पे अपनी सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पंजाब सरकार में आयुर्वेद यूनानी बोर्ड, ड्रग लाइसेंसिंग बोर्ड, स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग उसमें बोर्ड में और स्टेट ड्रग एडवाइजरी कमेटी में इत्यादि में विभिन्न कमेटियों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और पंजाब स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी वाइस चेयरमैन है। वर्तमान में सर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग में आचार्य एवं पंजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक। मैं सर का ज्यादा समय न लेते हुए सर को इनवाइट करूंगा, सर का वेलकम करूंगा, ताकि वो हमें अपने गेस्ट स्पीच से आज हम सभी को अनुग्रहित करें। नमस्कार सर, वेलकम सर। मंगलो भूमिपुत्रश्च रणहर्ता धनप्रदयस्त्रास्नो महाकाय सर्वकर्म अवरोधकाय लोहितो लोहिताक्ष सामगा नाम कृपाग्रह धरात्मजा कुजो भूमो भूततो भूमिनंद्रय अंगार को यमश्चैव सर्व रोग अपहारकाय परम पूजनीय प्रोफेसर वैद्य गंगा साहेब पांडे जी की स्मृति में वितरित होने वाले पुरस्कार समारोह में काशी के विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रिय अनुज एवं संपूर्णानंद सरकारी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रोफेसर के द्विवेदी जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, हम सभी के सम्माननीय डॉक्टर योगेश मिश्र जी एवं गंगा साहेब पांडे जी के परिवार से श्रीयुत अक्षय पांडे जी एवं उपस्थित और सबसे मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा अनुज है, मेरा प्रिय है डॉक्टर बलदेव कुमार धीमान, उपकुलपति श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र एवं उपस्थित सभी समादरणीय वैद्य वृंद एवं छात्र वृंद। हमें एक बड़ा ये एक आनंद का विषय है कि एक बहुत ही उत्कृष्ट लेखक, जिनकी लेखनी के कारण बहुत ही जो आज की पीढ़ी के लोग हैं जो आयुर्वेद के प्रेम करने वाले हैं, उनकी लेखनी को पढ़ करके उच्च पदस्थ हुए हैं। मैंने गंगा साहेब पांडे जी को कभी देखा नहीं है, और लेकिन मैंने उनकी चरक की किताब, जब मैंने मित्तल आयुर्वेद महाविद्यालय बंबई ज्वाइन किया एमडी करने के बाद, तो उसके 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। और इसकी विशेषता यह है कि मूल श्लोक की हिंदी है, नीचे चक्रपाणी की टीका है। तो उसे जो कोई भी अध्यापक है, जो कोई भी विद्यार्थी है और जो भी आयुर्वेद मनो में है, जिसके मन में आयुर्वेद है, मैं सच कहता हूं कि उस व्यक्ति के लिए पुस्तक बड़ी ही बहुत ही लाभप्रद है। मैंने उनके लिखा हुआ बाकी कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, बंबई में पढ़ा हूँ, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर रहा हूँ,
ये जब मैंने एमडी में भी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन जब मैं नौकरी में लगा, जब मैं सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए गया और जब मैं महाविद्यालय में डेमोन्स्ट्रेटर लगा, लेक्चरर रहा, तो ये मेरा एक मुझे बड़ा प्रिय ग्रंथ था। और उस जो मेरी किताब है, जो गंगा साहेब पांडे जी की जिस किताब से पढ़ाता था, आज भी मेरे पास है। तो पूरी किताब जहां जहां मुझे लगता था अंडरलाइन कर करके मैंने वो मेरे पास पढ़ी है। और जब भी मुझे किसी भी चीज को देखना होता है तो तुरंत मैं उसको निकाल लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि आदरणीय गंगा साहेब पांडे जी बहुत ही आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं। और बनारस में आयुर्वेद की जो परंपरा रही है, देखिए आप क्षमा चाहूंगा, बनारस में 2 प्रकार की परंपरा रही है, एक आयुर्वेद की रही है और एक जो है सम्मिश्र पद्धति की परंपरा रही है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मुझे लगता है लेखनी देखकर। जैसे हम बहुत ही ब्रह्म स्वरूप आदरणीय श्री सत्यनारायण शास्त्री जी का स्मरण करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है कि उन्होंने बालकों आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा एक चरक का ग्रंथ लिखा है, हिंदी में सविमर्श टीका लिखी, और उसको हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उसको पढ़ करके बहुत कुछ हमने उसमें सीखा, और सीखने के बाद उसमें से भी हमें बड़ा लाभ हुआ और हम उसको कोट कर देते थे। लेकिन जब हम एमडी में गए तब उसको कोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां टीका की बात ही करते हैं, वो चाहे हमें समझ में आए या ना आए। लेकिन जब उसके बाद मूल टीका तो मेरे ख्याल मेरे जैसे व्यक्ति को तो आज भी पढ़ने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन गंगा साहेब पांडे जी की किताब में मूल श्लोक की हिंदी साथ में नीचे पढ़ने के बाद टीका का भी अर्थ लगाने आ जाता है। धीरे धीरे अगर आप उसको रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो टीका के अर्थ भी। और दूसरा आयुर्वेद की एक विशेषता है कि इसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो बड़ी इसमें बड़ी आयुर्वेद की एक चरक की तो विशेष कृपा व्यक्ति पे हो जाती है कि वो स्वयं में बोल करके अपना अर्थ स्वयं में समझा देता है, जो हमारे जैसे लोगों को संस्कृत नहीं आती। तो उसने क्योंकि सूत्र स्थान में लिख दिया कि विधि में आस्था था, मेरे अंदर अगर आस्था रखोगे और मेरे को अच्छे से पढ़ोगे तो हर चीज की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा चरक ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में लिख दिया है, सामान्य विशेष द्रव्याणि गुणानि कर्मम, जहां ये वर्णन किया उसके नीचे लाइन में इस बात को उल्लेखित कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमादरणीय गंगा साहेब पांडे जी के नाम से विश्व आयुर्वेद परिषद के हम सभी जो हम चाहने वाले लोग हैं, हम इसकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट आयुर्वेद के विद्वान, उनके नाम से पुरस्कार जो है प्रारंभ किया है। तो इसलिए मैं आपको अपने अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। अब चूंकि भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत हूं और 2 काम जो है भारत सरकार में, जो हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय सचिव जी हैं, उन्होंने आयुर्वेद दिवस के निमित्त से पोषण एवं आयुर्वेद और भारत की 75वीं आजादी की वर्षगांठ में हमारा भारत हमारा स्वास्थ्य, इस तरह से दो विषयों का चयन किया है। और इन विषयों के चयन के द्वारा आयुर्वेद के जो फैकल्टी है, आयुर्वेद के छात्र हैं, विद्यार्थी अध्यापक हैं, विभिन्न स्तरों के जो अध्यापक हैं, जो चिकित्सक हैं और चिकित्सक के अलावा जो प्रशासक भी हैं, उन सभी का एक कर्तव्य बन जाता है कि आयुर्वेद से किस प्रकार अच्छा पोषण हो। तो मैं एक बड़ा विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जब हम पोषण की बात करते हैं तो हमें आद्य आहार रस से लेकर के और शुक्र पर्यंत जो है पोषण, और शुक्र से उसका जो प्रसादज भाव है गर्भ, वहां तक हम बोलते चले जाते हैं। लेकिन ये जो पोषण है, ये माल न्यूट्रिशन डिजीज के लिए कहा है कि जिसको पोषण का अभाव हो जाता है, किस कारण से पोषण का अभाव हो जाता है, आर्थिक स्थिति है, मानसिक ऐसी स्थिति है कि अन्न नहीं खा पाता, या कोई रोगावस्था हो गई है, ऐसी रोगावस्था के कारण अन्न नहीं खा पाता, खास करके जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसी लोग अगर पोषण अभाव कुपोषण जन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो हमें कम से कम जो अपने आप को कहते हैं कि हम भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति हैं,
या हमारे यहाँ अन्न विशेष का बहुत वर्णन किया है, और किया भी है। इतना वर्णन किया है कि स्वस्थ रहने के लिए अन्न के परिप्रेक्ष्य में 5, 6, 7, 8 अध्याय लिख दिए। ये 4 अध्याय लिख दिए, और उसके पश्चात 25वां, 26वां, 27वां अध्याय लिख दिया। विस्तार लिख दिया चरक ने, कि इतना विस्तार पूर्वक लिख दिया कि अगर उसको हम ईमानदारी से पढ़ते हैं तो किसी ना किसी अन्न से हम पोषण कर सकते हैं। पोषण करने के लिए कोई हमें बहुत काजू खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए, पिस्ते खाने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम सिंपल साधारण गेहूं को भी खाते हैं, धो करके अच्छी तरह खाते हैं, तो वो भी शरीर का बड़ा संपूर्ण पोषण करता है। अगर हम मूंग की दाल को खाते हैं, यूष के रूप में खाते हैं, तब वह भी पोषण करता है। तब यहाँ समझने वाली, यानी मैं कोई बहुत विद्वान हूं ऐसा नहीं, समझाना इन द सेंस कि मेरी प्रार्थना है कि पोषण प्रारंभ करना कब करना चाहिए। माता गर्भवती हुई तो उसका श्रेष्ठ पोषण होना चाहिए, बाल गर्भ का श्रेष्ठ पोषण होना चाहिए, बाल गर्भ के बाद प्रसव के पश्चात माता का श्रेष्ठ पोषण होना चाहिए, और जो संतान पैदा हो गई है उसका श्रेष्ठ पोषण होना चाहिए। अब पोषण का भावार्थ क्या है? हम ये अगर मैं कहूं कि आप मासानुमासिक गर्भ वृद्धि क्रम में जो चरक सुश्रुत ने काढ़े बताए वो पिलाओ, उससे हमारा देश इतना गरीब है कि शायद काढ़े नहीं पी सकते, लेकिन हम उनको विशेष प्रकार के कंद हैं, फल हैं, या विशेष प्रकार के शाक हैं, जो कि मैंने हिमाचल में बहुत ही लोगों को देखा कि जो कि कांचनार के श्रृंग का शाक बना करके खाते हैं और उसका अचार बना करके खाते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके श्रृंग का सेवन कर सकते हैं, जो निःशुल्क जैसे मिल जाते हैं। चुलाई जो है ये बिना पैसे के उगती है, इसका हम साग खा सकते हैं। पुनर्नवा का शाक हम खा सकते हैं, शास्त्र में लिखा है पुनर्नवा का शाक खाने के लिए शोथक है, रक्त वृद्धि कर है। ऐसे ही जो चूना है उसको पानी में भिगो कर रखने के बाद उसका जो पानी है उसमें और काफी सारा पानी मिला करके थोड़ा थोड़ा पिया जा सकता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। अगर वो दूध पी सकता है तो दूध देना चाहिए माता को। ऐसे ही रक्त वृद्धि, माता के शरीर में रक्त की कमी ना हो तो रक्त की कमी बहुत सारे अन्य द्रव्यों से दूर हो जाती है, उन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और इसी तरह से जो विशिष्ट भाव हैं, क्योंकि गर्भ की जो वृद्धि है उसमें आहार परिणाम कर भावों का भी वर्णन है। तो आहार की उपेक्षा करने से कुपोषण भाव नाम की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसमें फक्त रोग को हमने पढ़ा, पांडु रोग को हमने पढ़ा, और आजकल बहुत सारी व्याधियां हैं जिसको कि आधुनिक शास्त्र के मत से जाना जाता है। तो उन व्याधियों के लिए भी हमें अपने एक शास्त्रोक्त जो डाइट है, जो शास्त्र में विधि सम्मत जो आहार है, उसको सेवन करना चाहिए। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि विरुद्ध अन्न कौन से 18 प्रकार के वैरोधिक अन्न जो है चरक चिकित्सा सूत्र स्थान में बताए गए हैं। तो ये सब, आप भी सब आयुर्वेद के छात्र हैं, तो इसके ऊपर मेरा कहने का, आपको प्रार्थना करने का भावार्थ इतना ही है कि चरक ने एक श्लोक लिखा है, आहार संभवः वस्तु रोगश्च आहार संभवः प्राणो प्राण भृतः अन्नम। ये जो श्लोक है कि जो आहार है ये शरीर का निर्माण करता है और रोग जो है ये भी आहार से निर्मित होते हैं। दूसरा सूत्र जो है कि जो प्राण है ये अन्न की रक्षा करता है और अन्न जो है प्राण की रक्षा करता है। जैसे अष्टांग हृदय ने कहा प्राण और रक्षति प्राण, प्राण ही प्राण की रक्षा करता है, लेकिन अन्न ही प्राण की रक्षा करता है और प्राण भी अन्न की रक्षा करता है। तो अन्न का इतना हमारे यहाँ महत्व है। फिर जैसे अन्न, इसके बारे में बताया कि भी 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको अपने विद्यार्थियों को, जो हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको भी मेरी प्रार्थना है कि आहार जो है ये शरीर का पोषण है, निद्रा जो है ये मन का पोषण है, ब्रह्मचर्य जो है यह आत्मा का पोषण है। इस तरह से अब हमको विचार करके और बड़ा खुल करके जो भी संसार के लोग हैं उनको आयुर्वेद के बारे में बताना पड़ेगा। मैं आपको एक, जितने भी यहाँ मेरे छोटे बहन भाई हैं सुनते हैं, या जो मेरे बुजुर्ग यहाँ सुन रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूँ कि चरक को पढ़ने के कारण 3 PPSC मैंने जो है क्लियर की हैं, और संकोच नहीं करता था श्लोक बोलते समय बिल्कुल भी।
बिल्कुल संकोच करता नहीं था, जो चरक में लिखा था उसको बोल करके, जैसी मुझे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो जिस भाषा में मैं उसको समझा सकता था, मेरे जो एक्सपर्ट होते थे उनको मैं समझा देता था और अपनी बात पे मैं अड़ जाता था कि नहीं, चरक में ऐसा ही लिखा है। जो आयुर्वेद का वहां एक्सपर्ट होता था, जो इतर आयुर्वेद के एक्सपर्ट होते थे, वो संस्कृत सुनने से और आयुर्वेद सुनने से बड़े प्रभावित होते थे, तो उसकी फलश्रुति हमें मिल जाती थी, हमें समझ में आ जाता था कि हम यहाँ जहाँ बोल। तो कहने का तात्पर्य है कि आप चरक को, सुश्रुत को, भागवत को, जिस विधा को आप पढ़ना चाहते हैं, उसको फिलहाल 1 साल तक आप पोषण के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें और पोषण स्वयं में अपना भी पोषण करें, और आपके अड़ोस में, पड़ोस में जो लोग हैं, या जहां आपको लगता है बहुत गरीबी है, वहां कभी ज्वार का खिचड़ी बना ले जाइए, बाजरे की खिचड़ी बना ले जाइए, इसमें थोड़ा घी डाल दीजिए। तो इस प्रकार से हम अपना जो हमारा समाज है उसका भी हम बड़े सामान्य रूप से भी हम पोषण कर सकते हैं, क्योंकि हम इस विधा के बड़े ही मास्टर हैं। दूसरा जो विषय है हमारा भारत, हमारा स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत भी पोषण ही आ जाता है, लेकिन इसको आप दिनचर्या के परिप्रेक्ष्य में, ऋतुचर्या के परिप्रेक्ष्य में, वेगों को निर्धारण के करने के परिप्रेक्ष्य में, और खास करके प्रज्ञा अपराध के परिप्रेक्ष्य में, कि आपसे किसी प्रकार से आपके चरित्रवान जीवन के लिए, चरित्र का मतलब ये नहीं कि मोरल, ये चरित्र के अंदर सारी बातें, हमने कैसे बात करनी, हमने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, हमने कैसा अपना आचरण समाज के लिए बना के रखना, समाज के प्रति हमारी संवेदनाएं क्या हैं, ये सारी बातें हैं, हमारा खान पान कैसा हो, ये सारी जो बातें हैं, ये सारा इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रज्ञा अपराध, बुद्धि से किया जाने वाला जो अपराध है वह हम न करें, और उससे हम लोगों से बचे रहें। और इसी तरह से हम अपने शास्त्र सम्मत बातों का, शास्त्र में उल्लेखित बातों का जगह जगह बिल्कुल न संकोच करते हुए विवेचना करें और खड़े होकर के विवेचना करें। अब हमें कई बार कुछ एलोपैथ के बीच में बोलना पड़ जाता है, तो हम श्लोक बोलने के बाद कोई संकोच नहीं करते कि हम श्लोक बोल रहे हैं, इसकी कौन सी इंटरप्रिटेशन करनी है आप कर लो, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है। आप इसको पढ़ना और कभी भी एक वृत्ति बना लो कि किसी भी इतर पैथी के व्यक्ति को, क्योंकि हम किसी भी पैथी का कभी विरोध करते नहीं, कभी कोई कटाक्ष करते नहीं। आयुर्वेद की जब चर्चा चलती है तो लोग हमें ज्ञान देने लगते हैं, इसमें रिसर्च की जरूरत है, इसमें इसकी जरूरत है, इसमें उसकी जरूरत है, तो उनको कहिए कि आप इसको पढ़ के आइए, फिर हमारे से चर्चा करिए कि इसमें रिसर्च चाहिए तो हम कर लेंगे, इसमें नहीं चाहिए हम कर लेंगे। आप जिस पैथी के विद्वान हैं आप वैसे ही रहिए। तो ये 2 3 4 जो बातें मैंने कही, आप में कॉन्फिडेंस आए, आप में आत्मविश्वास जग जाए, और आप बिल्कुल अपनी विद्या की अगर पारंगत है तो आप में विद्या बृंगणा नाम श्रेष्ठ है, आपके अंदर बल का विशेष जो है उत्पत्ति होगी, और उस बल विशेष की उत्पत्ति से आप किसी को भी आयुर्वेद के विरोध में या आयुर्वेद के प्रति हम ज्ञान नहीं लेंगे। हम जो कहेंगे आपने मानना मानिए, और हमारी जो पैथी है हम इसको अच्छे पढ़े हुए हैं। तो हमारी भगवान धन्वंतरी से ये प्रार्थना है कि जितने आज के छात्रों को परमादरणीय श्रद्धेय गंगा साहेब पांडे जी का और पोस्ट ग्रेजुएट के जो विद्यार्थी हैं उनको भी जो पुरस्कार राशि विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से दी जा रही है, उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारी एवं सभी इसके सदस्यों को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं। और आपने मुझे इस कार्यक्रम में, आयोजकों ने मुझे समय दिया और मुझे कुछ अपने मनोगत भाव व्यक्त करने का समय दिया। मैं आप सभी का अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आप तो परिषद के अभिन्न हिस्सा हैं, और जब जब भी हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने अधिकार के साथ आपको निश्चित रूप से आप तक पहुंचेंगे, और आप हमेशा से हमारे साथ में जुड़ते भी रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर रमेश करूंगा कि वो हमारे अगले वक्ता आदरणीय बलदेव कुमार धीमान जी, वाइस चांसलर वीसी आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों के बीच में रखें। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी। धन्यवाद चौधरी सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम।
तो मेरे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि मुझे प्रोफेसर बलदेव धीमान सर के परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आयोजक मंडल का बहुत ही आभारी हूँ। प्रोफेसर बलदेव धीमान सर वर्तमान में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कुलपति के रूप में सर का यह दूसरा कार्यकाल है। इसके पूर्व आप आयुष विभाग हरियाणा सरकार में निदेशक के पद को सुशोभित कर चुके हैं। आप मौलिक सिद्धांत विभाग NIA जयपुर में प्रोफेसर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग में आपका 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आपने NIA जयपुर से PhD की उपाधि हासिल की है। आप गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से MD हैं। आपने अपनी BMS की डिग्री श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र से किया है, जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप वाइस चांसलर हैं। आप चरक संहिता के प्रखंड विद्वान के रूप में विख्यात हैं। इसके अलावा आपकी संस्कृत, ज्योतिष, भारतीय दर्शन जैसे विषयों में गहरी रुचि है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगता है कि आपने संस्कृत में, ज्योतिष में, भारतीय दर्शन में तथा वेस्टर्न फिलॉसफी में MA की डिग्री हासिल की है। आपके द्वारा 4 पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें एक ब्रेल लिपि पर आधारित है। आपके 100 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। आप CCRS के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर लिटरेरी रिसर्च के मेंबर हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य हैं। इसके अलावा बहुत से भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमेटी में आप सदस्य हैं। आप विश्व आयुर्वेद परिषद के महासचिव रह चुके हैं और वर्तमान में आप विश्व आयुर्वेद परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आयुर्वेद को भारत की मुख्य चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए आप लगातार प्रयत्नशील हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगता है कि विगत 5-6 वर्षों में NIA जयपुर या जयपुर में इसके लिए 300 से अधिक बैठकें आपके द्वारा आयोजित की जा चुकी हैं। इसी एक संक्षिप्त परिचय के साथ मैं सर का आग्रह करूंगा कि अपनी विषय पे वो बात प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का और जितने भी कार्यकर्ता बंधु इस व्यवस्था में जुड़े होंगे, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। अभी अभी प्रोफेसर राकेश जी शर्मा जिस विषय पे बोल रहे थे, तो वर्ष 2018 में यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस विषय का आह्वान किया और पूरे देश भर में पोषण सप्ताह और पोषण माह और पोषण जन आंदोलन, पोषण पखवाड़ा, इस अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। और देश की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने भी बीड़ा उठाया कि ये पोषण आयुष जो मंत्रालय है उसके द्वारा भी, आयुष के जो पदाधिकारी हैं, आयुष के जो अधिकारी हैं पूरे देश भर में, उनके माध्यम से ये पोषण का कार्यक्रम भी भारत सरकार का जो एक प्रकल्प है उसको लिया जाए। आपको ध्यान होगा कि उसका जो एक्यूट और सीवियर कंडीशन का जो कुपोषण है उसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको ये काम दिया है। और हमें इसका माइल्ड और मॉडरेट प्रकार का जो कुपोषण है उसमें हमें काम दिया है। तो खैर ये अलग एक बहस का मुद्दा है कि हम पोषण के क्षेत्र में बहुत अधिक काम कर सकते हैं और करके हमारे बहुत से विद्वान दिखाते भी होंगे, लेकिन शायद अधिकारियों तक, सरकार तक और जो नीति निर्धारक है उन तक ये बात नहीं है कि जो सीवियर कंडीशन की कुपोषण है उसमें भी आयुर्वेद काम कर सकता है। तो चलो, उन्होंने इतना स्वीकार किया कि माइल्ड और मॉडरेट में हम काम कर सकते हैं, तो इस बार वहां तक काम करके दिखाना चाहिए अपने को। और आगे सीवियर और एक्यूट प्रकार की जो माल न्यूट्रिशन है उसमें भी आयुर्वेद काम कर सकता है, ये भी मौका कभी मिलेगा। दोनों में एक बेसिक अंतर है। कुपोषण की बात जब हम करते हैं और मॉडर्न साइंस करती है, तो वो कुपोषण का मतलब इतना समझते हैं केवल कि जिस चीज की शरीर में कमी हुई उसको बाहर से आपूर्ति कर देना, इतना मात्र वहां पे एक उनकी तरफ से प्रयास होता है। तो हम जानते हैं कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, जब जब वृद्धि करनी है शरीर में तो सामान्य वस्तु यानी वही चीज जिसकी कमी हुई है वो बाहर से देनी पड़ती है, ये सिद्धांत है। लेकिन वहीं पे एक लाइन ये भी आई कि असति विरोधे कारण है,
कि जब हम बाहर से पोषण देते हैं तो वो पोषण शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका ठीक से पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो ठीक प्रकार के व्यक्ति को दिया गया है कि नहीं। देश सातवें की वहां पे बात आती है, काल सातवें की, ऋतु सातवें की बात आती है, उस व्यक्ति की वय की बात आती है, और उस व्यक्ति की प्रकृति की बात आती है। तो इतने सारे पैरामीटर जब हम बाहर से पोषण की बात करते हैं तो मुझे लगता है इनका ध्यान यदि रख के वो पोषण हम देंगे तो वो ठीक प्रकार से काम करेगा। और ऐसे ही ये जो पोषण के साथ अग्नि का जब तक विचार नहीं करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ जो पोषण है, आहार है, उसको औषध कहा है। आहार एवं औषध ऐसा बहुत जगह आचार्यों ने कहा। काश्यप संहिता में तो आहार को महाऔषध ऐसा कहा है, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने समझाया कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी में यदि उसकी हम मेडिसिन से चिकित्सा करते रहते हैं, औषधि से चिकित्सा करते रहते हैं, तब भी उसको कहीं ना कहीं भोजन की, आहार की व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे ही उसको आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है तो यही औषध का काम करती है उस समय बीमारी की अवस्था में, भले ही वो पेय के रूप में हो, विलेपी के रूप में हो, किसी भी रूप में उस समय जो शास्त्र में वर्णित है उस प्रकार के आहार जब हम उसको देते हैं विशेष प्रकार के बना करके, तो वो भी औषध का काम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आहार तो महाऔषध है। तो जब वो महाऔषध है तो उसको हमें भी उतनी गंभीरता से लेते हुए, और वो भोजन किस रूप में व्यक्ति को दिया जाना है, किस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाना है, किस ऋतु में, किस देश में क्या दिया जाना है, तो ये जो पैरामीटर है इनको भी देख के यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है हम उनसे ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और आगे भविष्य में हमें वो जो सीवियर और एक्यूट प्रकार की माल न्यूट्रिशन है उसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। अपने यहाँ पथ्य का भी कंसेप्ट है, सातवें का एक कंसेप्ट है। अभी प्रोफेसर राकेश जी बोल रहे थे कि यानी गर्भ अवस्था से लेकर के और हर वय के लिए अपने यहाँ वर्णन है आहार का। तो उसमें यदि ध्यान से देखेंगे तो बीज संपद की बात भी की। तो बीज संपद के लिए 3 महीने दोनों स्त्री और पुरुष को बीज संपद के लिए आहार विहार वहां पे बता रखा है, कुछ औषधियों के सेवन की बात बता रखी है, पंचकर्म से संशोधन करके 3 महीने लगातार दवाई लेना, कुछ विशेष प्रकार के भोजन की व्यवस्था करना, और फिर उत्तम प्रकार के गर्भ की उत्पत्ति होना, और फिर गर्भ के मासानुमासिक परिचर्या। अभी भाई राकेश जी कह रहे थे कि वो काढ़े पीना उस समय संभव नहीं, तो जैसे आज प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट ऐसे अवेलेबल हैं, तो ऐसे ही वो जो मासानुमासिक परिचर्या बता रखी है उसकी घनवटी बना करके या उसको और किसी स्वरूप में उसके कुछ ग्रेन्यूल्स बना करके हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो पूरे देश भर में इस प्रकार का, यानी किस समय में, किस महीने में क्या पोषण दिया जाए, ऐसा भी विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर ऐसे ही जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तो बच्चे के लिए अलग कल्पना, वहां पे क्षीर, क्षीराद, क्षीर अन्नाद और अन्नाद, इस प्रकार की कल्पना की। 6 महीने तक केवल माँ के दूध पे बच्चा रहेगा, और इसलिए माँ को किस प्रकार का आहार विहार उस समय में देना, तो इस पे विचार। और उस बच्चे को जब फल प्राशन संस्कार 6 महीने में करना, उसके बाद 9 महीने में अन्न संस्कार जब उसको करना, ऐसे ही जब कब उसको दूध और अन्न, ये क्षीर अन्नाद की अवस्था उसकी 2 साल तक रहती है, और 2 के बाद वो फिर अन्न पे शिफ्ट होता है। तो ये उसके पोषण की पूरी चिंता अपने आयुर्वेद में की है। ऐसे ही प्रसूति चर्या, तो प्रसव चर्या में भी पूरा भोजन की व्यवस्था उसके, और शुरू के 1-2 महीने में विशेष प्रकार का अपने भारत में प्रचलन भी है कि विशेष प्रकार का आहार उसको दिया जाता है। फिर रजस्वला चर्या, इसका एक विधान है कि ये भी बीज संपद के लिए है। ऐसे ही फिर मीनोपॉज की अवस्था में वहां पे वार्धक्य में क्या क्या दवाइयां, तो रसायन का वहां पे प्रयोग, तो ये सारा कंसेप्ट एक पोषण का अपना बनता है आयुर्वेद का। इसलिए मुझे लगता है जितने भी हम सब उस काम में जुटे होंगे तो ऐसी सब बातों पे विचार करते हुए पोषण की बात हम सामने रखेंगे, और ये जो लक्ष्य है हमारा
माइल्ड और मॉडरेट प्रकार की माल न्यूट्रिशन को दूर करना, ये निश्चित रूप से हम उसको लांघ पाएंगे और अगले वर्ष हमें ही सारा पोषण का काम मिलेगा। तो ऐसी इस उम्मीद के साथ और इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ और जो प्रोफेसर गंगा साहेब पांडे के परिवार की तरफ से ये जो प्रयास है, पूरे देश भर के जितने छात्र हैं उनको किसी विशेष विषय पे सोचने का, चिंतन मनन करने का एक मौका उनके माध्यम से मिल रहा है, तो उससे भी बहुत प्रकार के जो विषय हैं उन पे चिंतन करके हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा निखरती है। तो ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए उस परिवार को भी मैं नमन करता हूं और अपने जो कार्यकर्ता बंधु इसमें जुटते हैं उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर बलदेव जी। और आप हमेशा एक वो है कि जनरल वे में कि दिल मांगे मोह, तो आप हमेशा उसके प्रवर्तक रहे हैं कि सरकार हमें जो दे रही है वो हमारे लिए काफी नहीं होता है, हमें उससे आगे बढ़कर भी कुछ न कुछ चाहिए होता है, और उस दिशा में आप हमेशा एक सार्थक प्रयास भी करते रहे हैं। चाहे वो कोविड के टाइम में आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिए चिकित्सा करने के अधिकार से लेकर और उसको प्रोटोकॉल को बनाना, यहाँ तक सभी में आपका एक सक्रिय भूमिका आयुर्वेद को आगे ले जाने में रही है। और आज भी निश्चित रूप से पोषण आयुर्वेद का एक विशिष्ट विषय है और हमें पूरी क्या आप जैसे महानुभावों के प्रयास से माइल्ड और मॉडरेट के अलावा सीवियर एनीमिया के केसेस को भी आयुर्वेद को मिलेगा, ऐसा हम सब लोगों का विश्वास है। कार्यक्रम के इस प्रथम भाग में हमारे दोनों विशिष्ट वक्ताओं का हमें पाथेय प्राप्त हुआ, इसके लिए दोनों महानुभाव, निश्चित रूप से दोनों महानुभावों का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम को अगले भाग में ले जाते हुए जो यूजी स्टूडेंट्स के लिए हमारा एस्से कॉम्पिटिशन है, ये क्या है, किस तरीके से इसको किया गया है, इस संदर्भ में जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस प्रोग्राम के आदरणीय डॉक्टर मनीष मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हम सब लोगों को इसके विषय में एक संक्षेप में एक बताएं कि ये कैसे आप किया, किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल रखा गया। मनीष मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सभी को प्रणाम। डॉक्टर गंगा साहेब पांडे मेमोरियल ऑल इंडिया यूजी एस्से कंपटीशन जो पिछले 13 वर्षों से अनवरत जारी है, उनके परिजनों के, उनकी पीढ़ी के जो नई संतति जो इस कार्य को लेके आगे बढ़ रही है, उनके सहयोग से ये हम लोग आज 13वें वर्ष में और लगातार बिना किसी बाधा के हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। संपूर्ण भारत वर्ष में जो अंडर ग्रेजुएट बीएमएस के छात्र हैं उनके लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया। विश्व आयुर्वेद परिषद के तत्कालीन जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे होंगे 13 वर्ष पूर्व ये परिकल्पना हुई और आप ये प्रोग्राम उनके परिजनों के सहयोग से, उनकी स्मृति में कुछ ऑडियो हिंड्रेंस आ रही है और विगत 5 वर्षों से हम लोगों ने इसको एक ट्रायल के रूप में पिछले 4 वर्ष पूर्व इसको ऑनलाइन करने का एक निर्णय लिया था कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस माध्यम को अगर यूज करके हम लोग करें, क्योंकि संख्या जो है वो पोस्टल डिले ऐसे आने में, पहले राइटिंग करके लड़के टाइप करा करके वो पोस्ट से भेजते थे, उनको आना, फिर उनको कोड करना, फिर उनको जजेस को हम लोग, क्योंकि 3 लेयर्स में इसको जजमेंट जो होता है वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड देन फाइनल राउंड, तो 3 राउंड में ऑल ओवर इंडिया से जो सिलेक्टेड जजेस होते हैं कमेटी के द्वारा जो निर्धारित होते हैं उनको हम लोग भेज के इसको सेलेक्ट कराते थे। तो इसमें कुछ बाधाएं भी आती थी, थोड़ा डिले भी होता था और बहुत सारे ऐसे पोस्टल डिले के कारण हम तक पहुंच नहीं पाते थे, वो अनचेक भी रह जाते थे हमारी मजबूरी। तो ऐसा एक विचार करते हुए इसको 4 वर्ष पूर्व जो है इसको ऑनलाइन करने के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया। ऑनलाइन की अपनी समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे
करते करते हम लोगों ने इसमें जो सुधार हुआ, और जैसा कि अभी पहले भी आपको बताया गया कि इस वर्ष हमें 171 ऐसे जो है वो प्राप्त हुए। और इस बार ब्रोशर भी किन्हीं तकनीकी कमियों की वजह से थोड़ा हमारी तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, तो इसका कार्यक्रम जो है जारी करने में भी थोड़ा डिले हुआ, लेकिन एक महीने के ही समय में 171 ऐसे हमें प्राप्त हुए, देश भर के विभिन्न प्रांतों से प्राप्त हुए। उनकी मैं एक सूची अगर आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश से लगभग 17 ऐसे थे, बिहार से 7, मध्य प्रदेश से 14, महाराष्ट्र से 12 ऐसे, उत्तराखंड से 4, पंजाब से 3, आंध्र प्रदेश से 9, कर्नाटका से 7, तेलंगाना से 3, राजस्थान से 7 और नॉर्थ ईस्ट आसाम से जो है 6 ऐसे प्राप्त हुए, गुजरात से 7, छत्तीसगढ़ से 5, गोवा से 3, हरियाणा से 6, ऐसे कुल 171 ऐसे प्राप्त हुए। और उनको जो हम लोगों ने क्राइटेरिया निर्धारित किया कि इस फॉन्ट में होना चाहिए, पेज लिमिट इतनी होनी चाहिए, पेजेस इससे ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए, इन सभी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए जब हमने उनको स्क्रूटनिंग की तो कुल 154 ऐसे जो हमारी मान्यता पर खरे उतरते थे, हमारे मानक पर खरे उतरते थे, उनको हम लोगों ने कोडिंग किया और कोड करने के बाद उन एसेज को राउंड 1 में डिफरेंट जजेस को भेजा, ऑल ओवर इंडिया से जजेस। उनके रिजल्ट्स आने के बाद उन 154 में से जो हर जज के टॉप 3 एसेज थे बच्चों के, उनको लेकर के सेकेंड राउंड में उनको क्वालिफाई दिया, और फिर सेकेंड राउंड के जजेस को भेजने के बाद उनके टॉप 3 लेकर के फिर हम लोग फाइनल राउंड में गए। इस प्रकार फाइनल राउंड में कुल 16 एसेज गए थे, और उस फाइनल राउंड का रिजल्ट अभी आपको आगे बताया जाएगा। इस बार की जो एसे की थीम थी, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कोविड के कारण 2 साल से हम लोग इसको कार्यक्रम को पूरा ऑनलाइन ही, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, वरना हम इसको एक भव्य कार्यक्रम के रूप में हर साल किया करते थे फिजिकली। तो इस बार जो है, पिछली बार की जो थीम थी वो कोरोना के समय में हम लोगों ने कि कोविड काल में आयुर्वेद की उपादेयता, और इस बार जो थीम रखी गई, जो थीम रखने के पीछे हमारा जो उद्देश्य रहता है कि क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट के छात्रों के लिए है, तो कोई विषय ऐसा चुना जाए जिसमें प्रथम वर्ष का छात्र भी, द्वितीय वर्ष का छात्र भी, तृतीय वर्ष का, पंचम वर्ष का, इवन इंटर्न भी, इंटर्न को भी हम छात्र ही मानते हैं, इंटर्न तक को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ऐसा विषय जिसमें कि सभी अपनी बात रख सकें, तो ऐसे विषय का चुनाव करते समय इस बार जो चुनाव किया गया कि रोल ऑफ आहार इन मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, रोगों की उत्पत्ति और उपचार में आहार और विहार का महत्व, ऐसा विषय हम लोगों ने छात्रों को दिया। और छात्रों की तरफ से जो रिस्पांस आया उसके लिए मैं सभी प्रतियोगी छात्र, आप सभी विजेता हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है और आप ही आगे आयुर्वेद को लेकर जाने वाले हो। विश्व आयुर्वेद परिषद आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आता है, आपके उत्साहवर्धन के लिए हम सभी आपके साथ जुड़े हैं। तो आज जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें विजेता चाहे जो भी हो, लेकिन असली विजेता आप सभी हैं, क्योंकि आपने अखिल भारतीय स्तर पर इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उन जजेस को भी जिन्हें हमने रात में जगह जगह करके मेल किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप उसे चेक करिए, उन सभी जजेस जो इसमें जुड़े होंगे उन सबका बहुत बहुत आभार इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। और जो भी छात्र जुड़े हैं, मैं उनसे एक बात और कहते हुए अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि 171 ऐसे हमें प्राप्त हुए, उनमें से कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने केवल टॉपिक पढ़ा और अपने मोबाइल से उन्होंने टाइप करके ऐसे उन्होंने मुझे भेज दिया। व्हाट्सएप पे जैसे आप मैसेज करते हैं वैसा ऐसे आपने सेंड कर दिया। आप एक बार ब्रोशर को जरूर पढ़ लें, क्योंकि फिर आपको दोबारा तिबारा मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है वो आपके लिए है, क्योंकि हमको उसको कोड करके पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके जजेस को भेजना होता है। हैंड रिटन आए
हैंड रिटन आपकी लेखनी को सभी जज, हम कर्नाटका में किसी जज को भेजेंगे, वो नहीं समझ, या और किसी स्टेट का जज आपकी राइटिंग को नहीं समझ सकता, आप उसको टाइप करें या लिख करके किसी से टाइप करवा करके भेजें। ऐसा सभी प्रतियोगी छात्रों से आग्रह रहेगा कि कृपया इन छोटी छोटी जो टेक्निकलिटीज आपको दी जाती हैं, ताकि आपको आगे भविष्य में इस तरह इसी फॉर्मेट पे काम करना है। डिजिटल इंडिया में लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप सभी आपको इस स्मूथली काम करना सीखे। ये एक आपको एक उसकी आदत डालने का एक प्रयास है। तो कुछ हैंड रिटन आए, हम नहीं ले पाए, कुछ लोगों ने मोबाइल पे उसको लिख करके भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, मेल पे खोल करके मैसेज टाइप करके पूरा भेज दिया। नहीं, आप फॉर्मेट में भेजें, सही फॉर्मेट में भेजें। जो भी छात्र जुड़े होंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए। कार्यक्रम के अगले चरण में जिसका आप सबको इंतजार रहता है, अब हम उसी तरफ है, और थोड़ी ही देर में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या अनाउंसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, अनाउंसमेंट ही हम इसको आज यहाँ कहेंगे। और वो जो भी आपके प्राइस है वो अभी आपको बताया जाएगा कि किसने क्या जीता, लेकिन हमारी तरफ से, परिषद की तरफ से आप सभी विजेता हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। और भविष्य में बच्चे किस तरीके से इस ऐसे कंपटीशन को अटेम्प्ट करें, ये आपने दिशा निर्देश दिया, ये बहुत उल्लेखनीय कार्य है और इन सब का प्रभाव भी पड़ता है। पिछली बार ध्यान है हम ही सभी लोगों के कि इस ऐसे कंपटीशन से पहले हमने बाकायदा एक ऐसे राइटिंग की एक वर्कशॉप भी की थी, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट निकले थे। अब आगे के इस कार्यक्रम को विधिवत विजेताओं की घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शनी तिवारी जी हैं, वो इन सभी विजेताओं की विधिवत घोषणा हमारे बीच रखेंगी। डॉक्टर तिवारी। कार्यक्रम चल रहा है ना, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज दीपावली और धनतेरस आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं हुआ। वो अभी भी है डॉक्टर साहब, इको हो रही है। नहीं सर, हाँ अभी नहीं। सभी को मैं सर्वप्रथम आज इसके दीपावली के और धनतेरस जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वैसे तो डॉक्टर वो मनीष जी ने सारी चीजें बता ही दी कि छात्रों ने यहाँ कितने प्रतिभागियों ने और कितनी कहाँ से हमें ऐसे प्राप्त हुए, कितने हुए और हमने किस तरीके से इनका चयन किया, और ये चयन करने के लिए हमको किस प्रकार से जो छात्रों ने जो भेजा है उसमें उनके कहाँ मतलब लैकिंग थी, कहाँ गलतियां थी जिसको उनको भविष्य में सुधारना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। ये वास्तव में सही बात है कि हम लोगों ने जब जितने भी ऐसे आए उनको हमने जब देखा तो देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ब्रोशर को पढ़ा ही नहीं था। जब ब्रोशर पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि इसमें क्या आपको आगे कैसे जाना है, किस तरीके से इसमें टाइप करना है, क्या फॉन्ट यूज करना है, सारी चीजें डिटेल में दी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे छात्रों ने बहुत गलतियां करी। लेकिन एनीवे ये सब सीखने का समय है, इसीलिए बहुत मुझे लगता है सबने इसको सीखा है। हम लोगों ने भी सीखा है कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, और ये देखा हमने कि जिन बच्चों को ऐसे लगा कि कोई चीज समझ में नहीं आई है, उन्होंने हमको फोन करके भी बहुत सारी चीजें पूछी है। तो इसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने ये हिम्मत दिखाई कि नहीं हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे, हम पढ़ेंगे और फिर लड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा अनुभव रहा ये सभी, मुझे लगता है सभी छात्रों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा कि किस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जो वैसे तो सारे विजेता है, ये तो बात सच है, क्योंकि आपने अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से, अपने संघर्ष से इसको जीतने की पूरा प्रयास किया है। किंतु प्राइज जो है, जो मिलना है, वो हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो जजेस और इनके माध्यम से जो हुआ है, वो सबसे प्रथम जो विजेता है वो है विधि। तो पहले जो सांत्वना पुरस्कार है उनके मैं नाम पहले घोषित करना चाहती हूँ।
तो सांत्वना पुरस्कार में जो है वो सांत्वना पुरस्कार में है श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता जो है ये आप है चतुर्थ वर्ष आयुर्वेदाचार्य की छात्रा है, ललित हरि राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। द्वितीय सांत्वना जो पुरस्कार है वो जीता है रचना कलारिया, जो कि तृतीय वर्ष आयुर्वेदाचार्य की छात्रा है। आप जो है गोविंद भाई जोरा भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च न्यू वल्लभ विद्यानगर आनंद से है। और जो तीसरा जो पुरस्कार है सांत्वना पुरस्कार वो जीता है वीना सत्तप्पा, जो कि डीजीएम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गदग की छात्रा है। चतुर्थ सांत्वना पुरस्कार जो है ये विकास कुमार शाह, जो कि द्वितीय वर्ष के छात्र है, जो आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज वर्ली मुंबई से है, मुंबई के छात्र है। इन सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उसके पश्चात जो पुरस्कार है, तृतीय पुरस्कार जो जीता है, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगी, वह है विरूपाक्ष साहू। विरूपाक्ष साहू जो है ये तृतीय वर्ष आयुर्वेदाचार्य के छात्र है, जो कि KATS आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंकुशपुर ओडिशा के छात्र है ये। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। द्वितीय जो पुरस्कार है वो उसकी विजेता है श्रेया गुप्ता, जो कि तृतीय वर्ष आयुर्वेदाचार्य की छात्रा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी शिलोंग मेघालय की छात्रा है। आपको आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रथम पुरस्कार की जो विजेता है वो है विधि भदौरिया, जो कि द्वितीय वर्ष की छात्रा है और जो ललित हरि स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत की छात्रा है। आप सभी विजेताओं को हार्दिक अभिनंदन। प्राइज जो प्रथम पुरस्कार है उसके में प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वह 15,000। इसके साथ साथ आपको मिलेगा एक गोल्ड मेडल और एक सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। द्वितीय पुरस्कार जो है उसकी राशि है 11,000। इसके साथ साथ आपको एक सिल्वर मेडल प्राप्त होगा और एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तृतीय पुरस्कार जो है उसमें आपको मिलेगा 7,500 और इसके अलावा एक कांस्य पदक और एक सर्टिफिकेट ये प्राप्त होगा। तो आप सभी विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन। विजेताओं के साथ साथ जो भी परामर्शदाता है उनको भी मैं सरिदय धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। जिनको सांत्वना पुरस्कार मिला है उन लोगों को भी आपको एक उसका सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए भी डॉक्टर साहब आप ही बच्चों को जो उनका अगर वो करना है, कुछ शेयर करना है उनका एक्सपीरियंस, तो आप ही संचालित कर लीजिए उसको। कैसे आगे कार्यक्रम बच्चों को लाना एक्सपीरियंस शेयर करना उसको संचालित। प्रथम पुरस्कार का नाम क्या है उसको देख लेते हैं, बच्चा है क्या यहाँ, क्या नाम? प्रथम पुरस्कार उसका नाम है विधि भदौरिया, जो कि ललित हरि आयुर्वेद कॉलेज से है। हाँ, विधि भदौरिया। विधि भदौरिया। यस आई एम प्रेजेंट। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हम बच्चा अनुभव रहा आप शेयर करें। विधि जोड़ी। हाँ, विधि जोड़ी। हेलो। हाँ, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत अभिनंदन प्रथम पुरस्कार जीतने का। Thank you so much, ma'am. Good afternoon to all the respected doctors, teachers, professors, and everyone present over the webinar. Myself, Vidhi Bhadoria, second year BMS scholar from Lalit Hari Rajkiya Ayurvedic College, Piliphit, Uttar Pradesh. I am extremely honored to be receiving
first position in Dr. Ganga Sai Pandey Memorial All India Essay Competition 2021. First of all, I would like to thank Vishwa Ayurved Parishad and Dr. Ganga Sai Pandey Foundation for giving all the BMS scholars such a great opportunity. Let me tell you all that I was earlier very unaware of this competition. One of my senior of 4th Prof, Dr. Malikchand Jaiswal boss informed me about it and encouraged me to participate in this competition. I am highly grateful to him. My sincere gratitude to my teachers, Professor Ramesh Gupta sir and Dr. Shipra Agrawal ma'am for their guidance. I would also like to thank my seniors, Dr. Ankur Hemant Singha boss, Dr. Jitendra Kumar Pradhan boss, Dr. Dharmendra Kumar Verma boss, Dr. Uttam Jaiswal boss for their graceful support all over the time. I am highly obliged to Vishwa Ayurved Parishad and Dr. Ganga Sai Pandey Foundation for giving this opportunity, which has no doubt boosted up my confidence but also expanded my thinking abilities. Now I would like to conclude my speech by quoting a phrase of Thomas Edison that hard work has no substitute. I believe in Ayurveda and I have complete faith in Ayurveda that is going to give me a golden opportunities and make my career very strong. Jai Ayurveda, Jai Dhanvantari. At last, wishing you all a very prosperous and happy Diwali. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय पुरस्कार की विजेता मैं श्रेया गुप्ता से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने विचार सबके साथ। श्रेया गुप्ता। Good afternoon, everyone. This is Shreya Gupta from BMS third year, Nia, Shillong, Meghalaya. First of all, I would like to thank this committee who has given me a part to be a part of this essay competition. Now, I'd like to thank my parents who always supported me. I'd also like to thank Dr. Vijay Dwivedi sir, principal of Nia, Dr. Vishnu Chaudhary sir, Dr. Sikha Lekharu ma'am, who has supported and guided me for this essay competition. And finally, I would like to thank my friends who supported me throughout this competition. Thank you. Happy Diwali. Thank you, Shreya. Next, third prize winner. I would like to request Virupaksha Sahu to kindly share a few words. Virupaksha Sahu. Virupaksha Sahu. विरूपाक्ष साहू कैसे हैं? हाँ मैम, म्यूट कर लीजिए अपने। हाँ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। हार्ड वर्क आपने थर्ड प्राइज जीता है, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन इसके लिए। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू मैम। मैं पहले से यहाँ पर जो प्राध्यापक है, जो वरिष्ठ टीचर्स थे, उन सबको मेरे नमन करके मैं मेरा स्पीच जो आरंभ करता हूँ। पहले से ये जो कंपटीशन हो रहा है, मैं बहुत अनअवेयर था इसके बारे में। हमारे जो प्रिंसिपल है वो हमारे कॉलेज के ग्रुप में ये प्रोक्योर सर किए थे। उसके बाद मैं मनीष सर को भी मैंने फोन करके पूछा था, ब्रोक्योर मुझे नहीं मिला, तो ब्रोक्योर मैंने पा करके इसके लिए प्रिपरेशन शुरू किया था। तो एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही है मेरे इसे के बारे में। मैंने बहुत सारे जो हमारे टेक्स्ट बुक से, हमारे जो संहिताओं से, सबसे रेफरेंस लेके मैं इसको प्रिपरेशन किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसके बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। जय धन्वंतरी, जय भारत एंड जय आयुर्वेद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ साझा करने। अब मैं कुछ जो साथियों को है बच्चों का नाम फिर से बताना चाहूंगी, जिसमें है स्वाति सुंदरे, जो कि खुशीलाल कॉलेज से छात्रा है। खुशीलाल स्वाति सुंदरे। और दूसरा छात्र पुरस्कार जो है जीता है दर्शनी कीर्तन, जो कि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस सर्वोदय आयुर्वेद कॉलेज से फर्स्ट ईयर की छात्रा है। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी इसका सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जितने भी विजेता है उन सभी को संकल्प पुरस्कार के विजेताओं को जो भी छात्र है इसको सर्टिफिकेट
सूचना प्राप्त होगा। सभी को हार्दिक अभिनंदन। अगले कार्यक्रम के अगले चरण में सर अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र चतुर्वेदी को निवेदन करती हूँ कि आप आगे बढ़ें। थैंक यू डॉक्टर तिवारी। बहुत हर्ष का विषय है कि इन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन वाले जितने बच्चे हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और अन्य जितने भी प्रतिभागी इस समय हमारे बीच में हैं, एक निवेदन मैं उन सबके लिए करना चाहता हूं कि विश्व आयुर्वेद परिषद की मेंबरशिप बहुत आसान हो गई है। अब ये ऑनलाइन है और सिंपल है। विश्व आयुर्वेद.org पर जाएंगे या विश्व आयुर्वेद परिषद भी आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको वहां तक पहुंचा देगा और बिकम ए मेंबर का एक लिंक हमने वहां दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉगिन पेज खुलेगा। उसके बाद में रजिस्टर करेंगे और वहां पर हमारा बैंक डिटेल पड़ा हुआ है। तो 1100 रुपया जो है 1100 रुपीज उसकी मेंबरशिप फीस है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। आप सारे फील्ड भरिए, अपना एक फोटो अपलोड करेंगे और वो पेमेंट रिसीट अपलोड करके आप अपने से ही उस सर्टिफिकेट को, मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम लगता है, और आप उसको स्वयं से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं बच्चों को, इसलिए ये कहना आवश्यक है, लेकिन परिषद जितना काम कर रही है वो परिषद आयुर्वेद के लिए काम कर रही है और छात्र हमारे भविष्य के रक्षक हैं इस आयुर्वेद के, तो आयुर्वेद के प्रति झुकाव होना आवश्यक है और उनके लिए किसी न किसी ऐसे संगठन से जुड़ना भी आवश्यक है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने सशर्म और पूरी गंभीरता के साथ आगे लगा हुआ है। तो ऐसा एकमात्र अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो विश्व आयुर्वेद परिषद है। तो मैं सभी प्रतिभागियों से और सभी विजेताओं से और विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि वे यथासंभव परिषद की मेंबरशिप लें, और मेंबरशिप लेने के बाद में खाली सर्टिफिकेट लेना ही काफी नहीं है। जो हमारे वर्टिकल्स हैं, जो हमारे आयाम हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसा मेरा सभी लोगों से निवेदन है। कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में है और मैं आदरणीय प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी, जो विश्व आयुर्वेद परिषद की रीढ़ की हड्डी जिनको हम कहते हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देश में हम सब लोग इस परिषद के कार्यक्रमों को संचालित करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी विश्व आयुर्वेद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं कि हम लोगों के बीच में आशीर्वाद के 2 शब्द रखें। प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी, सर अनम्यूट हो जाइए। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी। विश्व आयुर्वेद परिषद से संबंध में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अब तक एक बात समझ में आ गई होगी कि जो भागीदारी जो भी विद्यार्थी करते हैं, प्रारंभ में भी यही ने चर्चा की थी, आयुर्वेद के विकास के लिए आयुर्वेद के लोगों को ही सक्रिय होना पड़ेगा। सामान्य रूप से एक धारणा क्या बनी हुई है कि भाई आयुर्वेद में सरकार कुछ पैसा बढ़ा देगी तो आयुर्वेद ठीक हो जाएगा, आयुर्वेद कुछ कॉलेज खुल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सब काम आयुर्वेद के लोग करेंगे ही, सरकार भी करेगी। हम उनके ऊपर भी प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इसे बताने में हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब से 8 साल 10 साल पहले यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर 2 संस्थान 3 संस्थान ऐसे थे जो आयुर्वेद के लिए विश्वविद्यालय स्तर के माने जाते थे। एक तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में इस प्रकार का जो संस्थान था, एक अलग क्रम, एक NIA जयपुर में और एक जामनगर में। हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि मैंने खोल दिया, लेकिन एक जो वातावरण बना, लोगों से बात हुई, मुख्यमंत्रियों से बात हुई, तो उसके बाद में
उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, जिसका केंद्र आंचल देहरादून में है, वो ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुला। फिर पंजाब में खुला, फिर हरियाणा में खुला। तो ऐसे ये कॉलेज बढ़े। जोधपुर में पहले से ही था। इस सत्र में 2 विश्वविद्यालय नए आयुर्वेद के बनने वाले हैं, उनकी घोषणा हो गई है, उनका भूमि पूजन हो गया है। एक कर्नाटक में शिमोगा में रहेगा और एक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर क्षेत्र में अभी माननीय पूज्य अपने राष्ट्रपति जी ने उसका भूमि पूजन किया था। तो अभी हम लोग कल चर्चा में बैठे थे तो ये बात ध्यान में आई कि प्रत्येक प्रांत में अपना विश्वविद्यालय आयुर्वेद का अलग चाहिए, जैसे अन्य विश्वविद्यालय हैं। उसके कारण से विश्वविद्यालय में शोध, विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, ये सब चर्चा में बढ़ेंगे। तो अभी जैसा डॉक्टर सुरेंद्र जी ने कहा, हम सब लोग ये एनजीओ हैं, लेकिन एनजीओ में हम लोगों ने क्या किया है कि सातत्य हमारी पूंजी है, लगातार कंटिन्यूअस वर्किंग। ये जो आज जिस पुरस्कार की घोषणा हुई और विजेता लोग आए, तो पहले भी चल रहा था, लेकिन 13 वर्ष से सतत एक ही कार्यक्रम चल रहा है। हमारी पत्रिका है 22 साल हो गए उसको लगातार चल रही है, बिना किसी व्यवधान के चल रही है। कल मैं एक कार्यक्रम में था तो मैंने वहां चर्चा की कि आज जिन लोगों का हम लोगों ने भाषण सुना, डॉक्टर अपने धीमान जी जो आज एक विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं, और वहां उन्होंने इस क्षेत्र में आयुर्वेद में, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब ये कोविड आया तो लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है आयुर्वेद में क्या दम है हमें तो नहीं पता, लेकिन इसका डाटा क्या है, या इनके औषधियों की कोई पूर्व कहीं की समस्या है। तो बलदेव जी उन लोगों में से प्रथम लोग थे। उन्होंने वहां के जो मेडिकल के लोग थे या मंत्री थे उनको कहा कि इससे पहले जब ये रोग था ही नहीं तो आप हमको बता दीजिए एलोपैथी के लोगों का क्या, इसमें उनके पास क्या डाटा है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एलोपैथी में इस साल भर में कम से कम 6 अलग अलग प्रयोग किए गए। पहले हाइड्रोक्सोलिन चला, फिर 2 महीने तक लगा कि जितनी हमारे पास है सब बट के विदेश चली गई। उसके बाद पता लगा नहीं उसका कोई रोल नहीं है। फिर प्लाज्मा थेरेपी आई, फिर मलेरिया की थेरेपी आई, फिर रेमडेसिविर आया, फिर अन्य अन्य थेरेपीज आती रही, फिर स्टेरॉइड अधिक मात्रा में दिया जाए। और ये देना शुरू करने के 15 दिन बाद ही उसके दुष्परिणाम लोगों को मिलते थे। तो लोगों फिर बाद में और 2 महीने बाद बिल्कुल ऑफिशियली किया जाता था कि नहीं इसका कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसको बंद किया जाता है। जबकि आयुर्वेद में निश्चित रूप से जो औषधियां दी गई उनका ऐसे प्रभाव रहा कि वो अंत तक सफल रहे। और दिल्ली में अपने 2 संस्थानों में, 3 संस्थान हैं तो उसमें 2 संस्थानों में अपने कार्यकर्ता है। एक IIM जो ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद करके AIIM उसमें, और दूसरा चौधरी ब्रह्म प्रकाश में। तो अपने ही प्रयास से मैंने अपने कार्यकर्ताओं ने कहा हिम्मत करके कि नहीं नहीं आप हमको काम करने का अवसर दीजिए। तो काम करने का अवसर दिया गया। ऐसे ही अपने डॉक्टर धीमान जी ने कहा कि नहीं नहीं आप हमको अवसर दीजिए, हम करेंगे। इस चैलेंज को स्वीकार किया और वहां निश्चित रूप से शुद्ध आयुर्वेद से अब इसको ये कहना कि ये तो सामान्य सी बात है, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से विदाउट कैजुअलिटी हम लोगों ने केस ठीक करके दिए। जब उनकी दवा से 10 दिन 15 दिन में जहाँ नेगेटिव आती थी रिपोर्ट, वहां हमारे यहाँ 5वें दिन बाद जब रिपोर्ट आती थी तो सब लोग नेगेटिव हो जाते थे। तो ये अभी कोविड का हुआ, लेकिन ये हम जो आयुर्वेद के लोग हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें अपने को सिद्ध करना पड़ेगा, हमें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और एक अभी जो विजेता है उन्होंने कहा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। निश्चित रूप से घोर परिश्रम करके तो आयुर्वेद के हम लोग इसी बात को आग्रह करके विद्यार्थियों में जाते हैं। पूरे देश भर में काम है और हर स्तर पर विद्यार्थी, यूजी के विद्यार्थी, पीजी के विद्यार्थी, एमडी के विद्यार्थी, थीसिस लिखने वाले के विद्यार्थी, अध्यापकों के विद्यार्थी, चिकित्सकों के विद्यार्थी, शोधकर्ता, अनुसंधान केंद्र हम लोगों ने शुरू किया है तो शोध वाले विद्यार्थी,
आज की प्रसन्नता का विषय है कि अभी हम लोगों ने 3 लोगों का प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिया, उसमें से 2 बेटियां हैं। जिन लोगों को कंसोलेशन प्राइज दिए गए उनमें से अधिकतर बेटियां हैं। तो इन सब का बहुत महत्व है और इसको देखते हुए हम लोगों ने एक महिला विंग बेटियों के लिए स्पेशली प्रारंभ की है कि नहीं भाई, ये जिनमें जो जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं उन्हीं को काम में लगाना। तो अभी डॉक्टर सुरेंद्र जी ने भी कहा कोई बात नहीं है, आप सर से बन जाएंगे तो और अच्छा है, आपके पास एक ईमेल से पत्रिका पहुंचना शुरू हो जाएगी, आपके हमारे नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। और नहीं है तो भी आप हमारे वेबसाइट पे घूमते रहिए, बहुत विभिन्न प्रकार के अनेक कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, करेंगे। अभी शीघ्र ही सभी विद्यालयों में भी हमको कार्यक्रम करने हैं, कुछ खेल के कार्यक्रम, कुछ विद्यार्थियों में उत्साह बढ़ाने के कार्यक्रम, विद्यार्थियों में श्रद्धा और विश्वास को खड़ा करने का कार्यक्रम, और श्रद्धा और विश्वास को विज्ञान के साथ जोड़ना। खाली विश्वास, केवल श्रद्धा के आधार पर विश्वास नहीं, आयुर्वेद के प्रति जो आकर्षण है उसको श्रद्धा में बदलना, उसको विश्वास में बदलना और उसका साइंटिफिक प्लेटफॉर्म देना। इस पद्धति से हम लोग पूरे काम में लगे हैं। आप सबका भी सहयोग हमको प्राप्त होगा। इस निवेदन के साथ मैं पुनः डॉक्टर सुरेंद्र जी को अपना ये बौद्धिक मंच सौंपता हूँ। जय आयुर्वेद। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। और आप इसी तरीके से हम लोगों के मार्गदर्शक की है रहेंगे तो निश्चित रूप से परिषद दिन रात आगे बढ़ता रहेगा और आयुर्वेद के लिए कार्य करता रहेगा। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर अश्विनी जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं सभा में। और अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय एसपी मिश्रा जी से, जो मार्गदर्शक हैं हमारे संस्था के आशीर्वचन के रूप में हमें 2 शब्द कहें। प्रोफेसर एसपी मिश्रा सर। सर्वप्रथम जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, श्रद्धेय डॉक्टर गंगा सहाय पांडे जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। उन्हीं के परिवार के एक सदस्य, उनके सुपुत्र, जो डॉक्टर गंगा सहाय पांडे जी की औषधि निर्माणशाला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखते थे, एक बड़े ही प्रतिभाशाली नौजवान थे। और उनसे संपर्क करने के बाद यह प्रयास प्रारंभ हुआ कि काशी के एक मूर्धन्य प्रख्यात चिकित्सक, जिन्होंने काशी मोक्ष भवन, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं रहते हैं, ऐसे स्थान पर एक निःशुल्क चैरिटेबल अस्पताल की स्थापना किया और वहां से अपने चिकित्सा का कार्य प्रारंभ किया। और इतना यश मिला वो, उसी यश के आधार पर आज पूरे देश भर में विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से हम लोग उनकी स्मृति को जो है नमन कर रहे हैं। उनके सुपुत्र श्री प्रभात पांडे जी, उनका अद्भुत सहयोग रहा है इस कार्यक्रम के लिए। अब हमारे बीच नहीं है, वो भी स्वर्गीय हो चुके हैं। मैं इस अवसर पर उनको याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से समर्पित करना चाहता हूं। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सद प्रयास से लगभग ये 12 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है। प्रारंभ जब हुआ था तो बहुत कम धनराशि थी, और जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, स्वतः प्रभात पांडे जी ने तथा उनके अन्य परिवार के लोगों ने स्वयं इस धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया हमारे सामने, और इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने का भी प्रस्ताव दिया। आज देश के हर प्रांत से लगभग, जैसा भी अपनी रिपोर्ट में इन्होंने दिया है कि लेख प्राप्त हुए हैं, यानी देश के हर प्रांत से में पंडित गंगा सहाय पांडे जी की इस स्मृति को सारे लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया है विश्व आयुर्वेद परिषद ने।
निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है सबको। और विश्व आयुर्वेद परिषद का ये प्रथम प्रयास था। विश्व आयुर्वेद परिषद की स्थापना भी काशी में ही हुई थी, और काशी से जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, हम समझते हैं कि इस समय पूरे देश में अन्य अन्य जगहों पर भी जो है विश्व आयुर्वेद परिषद के ये सब प्रयास सफलतापूर्वक चल रहे हैं। और विशेष रूप से विश्व आयुर्वेद परिषद का जो विषय रहा है वो विद्यार्थी रहा है, क्योंकि आने वाली भावी पीढ़ी विद्यार्थी है। विद्यार्थियों के ही कंधे पर जो है आयुर्वेद का भविष्य निर्भर करता है। आयुर्वेद को कैसे और मूल धारा में ले आया जा सकता है, जन जन में कैसे ले आया जा सकता है। जिस प्रकार पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 200 वर्षों में आज भारत में नहीं विश्व की मूल धारा में है, उसी तरीके से आयुर्वेद को जो है भारत के साथ ही साथ विश्व की मूल धारा में कैसे ले आया जा सकता है, इस दिशा में इन विद्यार्थियों को चिंतन करने की आवश्यकता होगी। और निश्चित रूप से ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सफलता प्राप्त किया है, तो इनकी प्रतिभा के आधार पर मुझे लगता है कि आयुर्वेद का भविष्य वैश्विक स्तर पर बहुत उज्जवल है। और मैं अपनी शुभकामना प्रतिभागियों के प्रति देते हुए और विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्रयास को आयोजकों को देते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। जय भारत, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मिश्रा सर आपका, परिषद के इस मंच से उस महान व्यक्ति को स्मरण करना। और मैं अब निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर अश्वनी भार्गव जी इन विजेता बच्चों को आशीर्वचन स्वरूप प्रोफेसर अश्वनी जी आयुर्वेद परिषद अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ कर लिए सर। मैं कहीं बाहर ही था, मैं सुन रहा था। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी जिन्होंने अपने ऐसे कंट्रीब्यूट किए हैं और दूसरा जिनको पुरस्कार मिला है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और उन सबको भी मैं साधुवाद देता हूं। हर साल ये कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद परिषद लेता है और उसी के माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं। और जैसा कि सभी वक्ताओं ने पहले भी कहा कि हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो आयुर्वेद के लिए देना चाहिए, चाहे हम पीजी स्टूडेंट्स हैं चाहे यूजी स्टूडेंट्स हैं। अगर अभी से हम किसी न किसी संगठन के माध्यम से हम कार्य करेंगे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बहुत ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिससे कि हम आयुर्वेद को सर्व करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इसी सब बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी और आपकी टीम जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, और इसके अलावा भी सभी कार्यकर्ता जो इसमें जुड़े हैं, उन सबको साधुवाद देते हुए और धन्वंतरी दिवस की शुभकामनाएं सभी को देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर अश्वनी कुमार भार्गव जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप व्यस्तता के बावजूद भी इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से इनका उत्साहवर्धन होगा और परिषद और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर मैं काशी प्रांत के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शक भी आदरणीय PS पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद के लिए 2 शब्द हम सब लोगों को रखें। और आज के प्रतिभागियों के प्रेम शंकर पांडे जी। ओम भिषजाम साधु वृत्तानां भद्रमागमशालिनां अभ्यस्त कर्मणां भद्रम भद्रम भद्राभिलाषिणां। परमादरणीय प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर SP मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश शर्मा जी, डॉक्टर बलदेव धीमान जी, उत्तर प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, महामंत्री डॉक्टर राय साहब, प्रोफेसर के द्विवेदी जी,
डॉक्टर मनीष मिश्रा जी, डॉक्टर तिवारी जी, और इस सभा में जो जिन 3 बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया गया, इसके साथ जुड़े हुए सभी हमारे चिकित्सक बंधु, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस धन्वंतर जयंती के अवसर पर पहली चीज तो आप सबको धन्वंतर जयंती और आने वाले कल दीपावली की शुभकामनाएं। डॉक्टर गंगा साहेब पांडे जी से मेरा बहुत थोड़े समय के लिए कई बार संपर्क हुआ, और मैं तो यद्यपि उन्होंने हमको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं उनको अपना गुरु ही मानता था। कई बार विद्यार्थी जीवन में जब मैं पढ़ता था उस समय उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनके व्यक्तित्व से, उनके ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित था मैं। आज उनके परिवार के लोग, डॉक्टर अक्षय जी जुड़े हुए हैं, और उनके सभी परिवार के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने दिनों से नियमित रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और उसमें उन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई और इसको अबाध गति से मैं समझता हूं कि आगे भी चलाते रहेंगे। डॉक्टर राकेश शर्मा जो आशीर्वचन दिए, जो अपने विचार रखे, वो बड़े ही प्रेरणादायक थे, और मैं समझता हूं कि हमारे सभी चिकित्सक बंधु और विद्यार्थी गण सभी उससे लाभान्वित होंगे। हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद की धुरी डॉक्टर योगेश चंद्र मिश्र जी ने जो बातें कही, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर मिश्रा जी ने, डॉक्टर एसपी मिश्रा जी ने भी बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और अच्छे ढंग से अपना जो लेख लिखा और भेजा। थोड़ी बहुत कमी और अच्छाई की वजह से परिणाम में बदलाव आ जाता है, लेकिन वो उनका उत्साह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा जिसने अच्छा लिखा, उन्होंने निधि भदौरिया जी, कुमारी श्रेया गुप्ता, विरूपाक्ष साहू जी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए। उनको मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। आगे भी वो लोग आयुर्वेद के लिए इसी तरह से आयुर्वेद के अध्ययन में और आयुर्वेद के लिए कार्य करने में समर्पित रहें, और आगे निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा और आयुर्वेद का भी भविष्य उनके माध्यम से और उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी लोग यहाँ सभा में उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः दीपावली की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी, आपके आशीर्वचनों के और बच्चों को दिए गए आशीर्वाद का निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा। कार्यक्रम को पूर्ण करने की दिशा में मेरी तरफ से विश्व आयुर्वेद परिषद उत्तर प्रदेश, विश्व आयुर्वेद परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं
मनीष मिश्रा जी से मंगल मंत्र के लिए आग्रह करूंगा और उसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। मनीष मिश्रा जी। धन्यवाद सर। एक धन्यवाद की कड़ी में हम उन जजेस को पुनः नमन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को उसके अंजाम तक, उसके परिणाम तक पहुंचाया, जिसमें प्रथम चरण में जो हमारे जजेस थे ऑल ओवर इंडिया से 17 जजेस थे, उनमें कुछ के नाम जो मुझे अभी याद हैं: डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी, डॉक्टर वीणा गंगाधर, डॉक्टर बीके सेवेदकर, डॉक्टर श्वेता मिश्रा, डॉक्टर विजय सेठ, डॉक्टर आशुतोष पाठक। वैसे 17 लोग प्रथम चरण के जजेस, राउंड के जजेस थे। द्वितीय चरण में एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के जो टीचर्स या जिनको हमने चुना इस प्रक्रिया के लिए: डॉक्टर आशीष काटे, डॉक्टर मनदीप जायसवाल, डॉक्टर अभय काडू, डॉक्टर आकाशदीप मेश्राम, ऐसे। और फिर फाइनल राउंड में जो जिन 2 जजेस ने इस ऐसे कंपटीशन का फाइनल राउंड चेक किया, उनको धन्यवाद दें। ऐसे प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिन्हा सर मैसूर से, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में, वो कहीं विजिट में थे, ऑनलाइन विजिट का भी आजकल कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उस बीच में भी उन्होंने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही एक हमारे ऊर्जावान चिकित्सक, शिक्षक और परिषद से जुड़े हुए भी हैं, वो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश पांडे चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान से, जिनको मुश्किल वक्त में हम लोगों ने याद किया क्योंकि हमको 2 दिन में रिजल्ट निकालना था, और उन्होंने भी अपनी तमाम, उनके पास जो व्यस्तताएं हैं परिषद के साथ, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काफी वहाँ पे चौधरी ब्रह्म प्रकाश की कुछ उनके पास बीच में समय निकाल करके इस कार्य को पूर्ण किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जरूरी सूचना छात्रों के लिए जो अभी जुड़े हों, हालांकि अब कम ही दिखाई दे रहे हैं, या जो भी छात्र जुड़े हों वो उन तक ये बात पहुंचा दें, क्योंकि आपने प्राइज या जो भी पुरस्कार जीता है तो वो आपको मिलेगा कैसे, ये सूचना है आयोजकों की तरफ से। जो आपका सर्टिफिकेट है वो अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में किया गया है ऑनलाइन। वो सेम सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद योर मेडल आपको आपके कॉलेज में पोस्टल एड्रेस जो भी आपने इसमें दिया होगा हमारे पास, उसमें आपके कंफर्मेशन के बाद वहाँ हम उसको पोस्ट से सेंड कर देंगे। और जो भी आपकी विजेता पुरस्कार राशि है प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की, वो आप अपनी बैंक डिटेल्स हमको व्हाट्सएप कर दें, हमारे मेल पे सेंड कर दें, बात करके आपके खाते में वो पुरस्कार राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये एक सूचना थी छात्रों की तरफ से, अगर वो सुन रहे हो तो। और विशेष आभार दें, उनका क्या धन्यवाद दें, डॉक्टर के द्विवेदी सर ने, पांडे सर ने उनका नाम लिया। ये कार्यक्रम उनकी प्राथमिकता में रहता है, सही मायने में इस कार्यक्रम की वही जान है, वही रीढ़ की हड्डी है, टिके हुए हैं। और आज वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 घंटे इंतजार करते रहे, बोले मेरे सामने से 2 फ्लाइटें बनारस की निकल गई और मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट अभी मैं वेट ही करता रह गया। वो अब शायद बनारस में लैंड कर रहे होंगे, अगर वो जुड़ेंगे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रेरणा के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए। अंत में मंगलाचरण के लिए सॉरी शांति पाठ के लिए मैं शांति पाठ करके इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पुनः अगले वर्ष इसी